हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 में समास पढ़ेंगे, जो एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। पर समास में सबसे पहले देखना, समास जो है कैसे बना है। समास जो शब्द है वो कैसे बना है, तो समास है दो शब्दों के संयोग से बना है। समास जो है दो शब्दों के संयोग से बना है। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। एक है सम और दूसरा शब्द क्या है, आस। इन दो शब्दों के संयोग से समास शब्द बना है। इसमें देखिए, हम तो सम का मतलब होता है समीप। सम का क्या अर्थ होता है, समीप। और आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। समीप, आस हम कहते हैं ना आसन, बैठने के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं, आसन। उसी से बना हुआ है आस से। तो आस का मतलब होता है बैठना, सम यानी समीप। समीप बैठना यानी दो शब्दों को समीप लाना क्या कहलाता है, समास। हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में करना या छोटा करना। संक्षेप में करना या छोटा करना, संक्षेप या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना या छोटा करना होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देकर हम देखते हैं। जैसे होता है रसोई के लिए घर। रसोई, हम रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रसोई कहा जाता है। तो रसोई के लिए घर, के लिए घर, इसको हमने क्या कर दिया, संक्षेप में या छोटा करके लिख दिया रसोई घर। क्या कर दिया, रसोई घर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको जो इस बड़े जो वाक्य था उसको छोटा करके लिखा। इस बड़े वाक्य को छोटा करके जब हमने लिखा तो यह जो प्रक्रिया थी, यह लिखने की जो प्रक्रिया थी, ये क्या कहलाती है, हमारी समास कहलाती है। यह जो बड़े, इसमें से जो कुछ शब्द हैं उनको हटा करके हमने छोटा करके इसको लिखा। यह जो संक्षेप में करके जो लिखने की प्रक्रिया थी वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। अभी समास की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, समास की परिभाषा कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक बार देखना, सार्थक मेल क्यों लिखा है, क्योंकि हम ऐसे ही कोई भी दो शब्द जोड़ करके हम नहीं लिख सकते हैं, उन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। और जब शब्द दोनों मिलाते हैं तो उनका अर्थ, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। संक्षेप में करने के बाद भी अगर उन शब्दों को हम लिखते हैं, नया शब्द जो बनाते हैं, उसका अर्थ पूरा, जैसे जिस वाक्य को हमने संक्षेप में करके लिखा था वो ही अर्थ निकलना चाहिए। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब समास में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सामासिक पद, जैसे सामासिक पद या समस्त पद, सामासिक पद या समस्त पद। ये क्या होता है, जब समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम एक नया शब्द बनाते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो नया शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है।
वह जो नया शब्द है वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो तो क्या कहलाती है हमारी, समास। दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनको छोटा करके जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो तो समास कहलाती है, लेकिन जो नया शब्द बन जाता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। एक हमारा आता है समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह समस्त पद को वापस हम उसी अर्थ में लिख दें जिस अर्थ में पहले वो था। समस्त पद का जो संपूर्ण अर्थ निकलता है उस अर्थ के सही जब लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर समस्त पद जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दो पद होते हैं। क्या होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है, पूर्व पद या पहला पद। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व पद या पहला पद। एक होता है हमारा उत्तर पद। क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तर पद या दूसरा या बाद वाला पद। इसे हम दूसरा पद भी कह सकते हैं या बाद वाला पद भी कह सकते हैं। ठीक है, समस्त पद में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद या पहला पद होता है, एक होता है उत्तर पद या दूसरा पद। इन तीनों चारों चीजों को हम किसके माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे। देखिए जरा, जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री शब्द हमारा है हवन सामग्री। ठीक है, तो यह तो हमारा क्या बन गया, समस्त पद। क्या बन गया, समस्त पद। क्यों, क्योंकि समास में इनको जोड़ करके लिखा है, संक्षेप में करके लिखा गया है। अब इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, हवन के लिए सामग्री क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री। ये क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री। ये क्या हो गया, समास विग्रह। इसे हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बने हुए हैं, दो पद बने हुए हैं। इसमें क्या बने हुए हैं, दो पद बने हुए हैं। समस्त पद को हम इधर लिख देते हैं। ये क्या है, समस्त पद है। क्या है, समस्त या सामासिक पद हम इसे कहते हैं। अब इसमें दो पद बने हुए, एक है हवन और एक है सामग्री। तो ये तो हमारा कौन सा है, पूर्व पद या पहला पद। ये तो हमारा कौन सा है, पूर्व पद या पहला पद। और सामग्री है, ये क्या है हमारा, उत्तर पद या दूसरा पद। उत्तर पद या दूसरा पद, या इसे हम बाद वाला पद भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हुए ये सारी तीनों चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम वापस देख लेते हैं इनको। समास, समास का हमने शाब्दिक अर्थ क्या देखा था, संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ हमने क्या देखा था, संक्षिप्त करना या छोटा करना। फिर हमने क्या देखा, इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, वो मेल कैसा होना चाहिए, अर्थ देने वाला होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। उस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके अंदर कुछ शब्दावली काम में आई थी, जैसे सामासिक पद या समस्त पद। समास को संक्षेप में करने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह है, समास को जो समस्त जो पद हमने बनाया था, नया शब्द बनाया था, उसको वापस पहले वाले अर्थ में लिखना, बड़े वाक्य में लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। इसे हम पहला पद या पहला पद कह सकते हैं पूर्व पद को, उत्तर पद को हम दूसरा पद या बाद वाला पद भी कह सकते हैं। इसमें हमने उदाहरण के माध्यम से देखा था, जैसे हवन के लिए सामग्री क्या है, समास विग्रह है। इसका हमने क्या बनाया, समस्त पद बनाया, हवन सामग्री क्या बन गया, समस्त पद बन गया। इसके अंदर पहला पद क्या है, हवन,
और उत्तर पद या दूसरा पद कौन सा हो गया, सामग्री हो गया। उम्मीद करते हो यहाँ तक की चीजें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं समास के भेद। अब हम क्या देखते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। विद्यार्थियों समास के भेद कुल होते हैं 6। समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6। समास के भेद, कुल भेद कितने होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कुल भेद कितने होते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। इनको देखते हैं हम क्रम से। एक है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास है। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा भेद हमारा है बहुव्रीहि समास। चौथा भेद कौन सा है, बहुव्रीहि समास। सॉरी, चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। पांचवा भेद हमारा है द्विगु समास। पांचवा भेद कौन सा है, द्विगु समास। छठा भेद हमारा है कर्मधारय समास। छठा भेद कौन सा है, कर्मधारय समास। ये हमारे कितने भेद माने जाते हैं, कुल समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है कर्मधारय समास। ये छहों में उम्मीद करते हूँ याद हो जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, अब हम पहले समास अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हमें अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अव्यय क्या होता है। अव्यय क्या होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अव्यय जो होता है इसका रूप कभी भी बदलता नहीं है। इसका रूप बदलता नहीं है कभी भी। अव्यय जो होता है चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, किसी के अनुसार भी इस अव्यय का रूप बदलता नहीं है। ऐसे शब्द जिनका कोई रूप कभी रूप बदलता नहीं है वो कौन किस में आ जाते हैं, अव्यय शब्दों में आ जाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों के जिस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद गौण होता है। दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अभी देखना है इसको कि जिस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद क्या होता है, उसमें प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, उसमें प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, उसमें गौण होता है। तो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इस समास की पहचान करने का क्या तरीका है कि इसमें जो है अव्यय अगर हमारे नहीं समझ में आता है,
अव्यय शब्द नहीं समझ में आता तो सबसे पहले क्या पहचान करनी है कि पहला पद जो होता है इसका, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है इसका, उपसर्ग होता है। एक पहचान तो इसकी ये होती है। दूसरी पहचान होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की क्या होती है, आवृत्ति होती है। पुनरावृत्ति, जैसे एक शब्द 2 बार आता है तो वो क्या होती है, शब्द की आवृत्ति। शब्द की आवृत्ति जहां होती है वहां पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। दोनों के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उपसर्ग वाले में देखो आप कि आजन्म, आजन्म, उपसर्ग वाले में क्या आ जाएगा, आजन्म। आ का मतलब होता है तक, लगाएंगे हम यहाँ पे। आ का मतलब तक, मतलब जन्म तक। आजन्म का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म तक। यथा संभव, संभव के अनुसार, संभवता के अनुसार, या फिर यथाशक्ति, क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये हमारे किसके, जिसमें उपसर्ग दिए हुए हो, उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, इसे हम उपसर्ग में भी इनको हम पढ़ते हैं। बेसहारा, क्या आ जाएगा, बेसहारा, बिना सहारे के, क्या हो जाएगा, बिना सहारे के। ये इनके समस्त पद हैं और ये क्या होते जा रहे हैं, इनके समास विग्रह हैं। ठीक है, और हम देखते हैं भर पेट, भर पेट, भर पेट, पेट भर करके, या पेट पूरा भर कर, पेट भर कर। ठीक है, उसके अलावा और हमारे हो जाएंगे आमरण, आमरण मरण तक, आमरण का क्या हो जाएगा, मरण तक। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, हमारे उपसर्ग से संबंधित हैं। ये सारे उपसर्ग कह सकते हैं हम इनको, या अव्यय भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कभी भी ये कभी भी बदलते नहीं हैं। चाहे उसमें एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, सबके साथ में बेसहारा या यथा है तो सबके साथ में समान ये लगते, इनका रूप कभी भी बदलता नहीं है। इसके बाद में शब्दों की आवृत्ति से संबंधित क्या उदाहरण है, जैसे रातों रात, रातों रात, तो इसका क्या हो जाएगा, रात ही रात में, क्या हो जाएगा, रात ही रात में। बातों बात, बातों बात, बात ही बात में, बात ही बात में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। एक आता एकाएक, एका एक, एक के बाद एक, क्या हो जाएगा, एक के बाद एक। ये इनके क्या हो गए हैं, उदाहरण हो गए हैं। एक बार हम वापस अव्ययीभाव समास को देख लेते हैं कि जिस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, तथा दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, दूसरे पद का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें पहला पद ही अव्यय जो होता है वही क्या होता है, प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं हम, अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसका एक तो पहला पद अव्यय अगर नहीं अव्यय होता है, या फिर क्या होगा, उपसर्ग होता है, या तो अव्यय या फिर क्या होता है, उपसर्ग होता है। और एक क्या होते हैं जिनमें शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, वो किसमें आते हैं, हमारे अव्ययीभाव समास में आते हैं। उपसर्ग से संबंधित या अव्यय से संबंधित हमने उदाहरण देखे थे। आजन्म मतलब जन्म तक, पूरे जन्म भर तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेसहारा, बिना सहारे के। भर पेट, पेट भर कर। आमरण मतलब मरण तक या मरने तक। ठीक है, उसके बाद में हमने शब्दों के आवृत्ति वाले उदाहरण देखे। रातों रात, रात ही रात में। बातों बात, बात ही बात में। एकाएक, एक के बाद एक। इस तरह से ये हमारा हो गया है अव्ययीभाव समास।
अगले वीडियो में हम अगले इनके प्रकार देखेंगे समास के। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर नहीं आती है तो वीडियो को एक बार वापस चलाकर देखें। ठीक है, धन्यवाद।